हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, समझ में ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते। तो आज हम आपके 10th साइंस का 11 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को वन शॉट में समझेंगे, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वीनियंट और कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा कोई काम चल ही नहीं सकता। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कहीं पर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। आपने देखा होगा जब वाटर बहता है, पानी बहता है, तो क्या होती है, वाटर करंट होती है, वाटर की धारा होती है। इसी तरीके से जब हवा बहती है तो एयर करंट की हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और उस इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंटिन्यूस पाथ हो, इसके अलावा क्लोज्ड पाथ हो, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होगा, एक पाथ होगा जो कंटिन्यूस होगा और वो क्लोज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बैटरी है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी इलेक्ट्रिक करंट चलेगी आगे। अगर हम स्विच को ऑफ रखेंगे तो क्या होगा, स्विच अगर ऑफ है इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब पाथ कंप्लीट नहीं है। जब हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा, पाथ कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो कर उठेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होगा, जहां पर स्विच जो है ऑफ है। इसके अलावा क्लोज सर्किट क्या होगा, जहां पर स्विच जो है ऑन है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिसिटी का पता लगा था तो इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमिना पता नहीं लगा था। तब क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। तो अभी भी कन्वेंशनली हम उसी तरीके को यूज करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उधर हमारे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। सर्किट के अंदर हमने लगाई है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। इसके बाद में ये स्विच है। सर्किट डायग्राम की हम आगे बात करने वाले हैं कि जो सारे सिंबल्स है किसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बल्ब हमने इसके अंदर लगाया और एक एमीटर लगाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा आई, उसकी वैल्यू क्या होगी। आई को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट अगर हम कंसीडर करें तो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उससे जितना चार्ज फ्लो होता है यूनिट टाइम में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट टाइम के अंदर चार्ज फ्लो होता है, मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हम बोल सकते हैं। तो करंट जो होगा वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर क्यू होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आई होगा हमारा करंट, उसकी यूनिट एम्पियर होती है। और करंट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस एमीटर का यूज करते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि एमीटर को हम सीरीज में यूज करते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है आगे हम समझने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 कूलाम के अंदर 6 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज रहता है। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का हमारा जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। इसके अलावा हमारी जो करंट होती है उसको मेजर करने के लिए हम मिली एम्पियर का यूज भी कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर का यूज भी कर सकते हैं। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर हो जाएंगे, 10⁻³ एम्पियर्स, और माइक्रो के अंदर 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर रहेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर की किस तरीके से चार्जेस वायर के अंदर फ्लो करते हैं। जैसे आप कंसीडर करेंगे एक वायर है, इसको हमने थोड़ा मोटा बनाया है। इस वायर के अंदर चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, तो आपको पता होगा किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जब हम उसके ऊपर बैटरी नहीं लगाते या फिर हम करंट अप्लाई नहीं करते तब क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर। जब हम इसके ऊपर बैटरी लगा देते हैं तब क्या होता है, इनका मोशन एक डायरेक्शन में आ जाता है, उसके बाद ये मूव करते हैं। तो ये मूव करते हैं बहुत स्लो स्पीड से, लेकिन फिर भी जब स्विच दबाते हैं, हम स्विच दबाते ही लाइट कैसे चल जाती है उसकी बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे मान के चलो
इसके अंदर इसको हम पाइप कंसीडर करेंगे, एक पाइप के जैसा है। पाइप के अंदर पानी भरा है, स्विच दबाते ही क्या होगा, इधर से थोड़ा सा फोर्स लगेगा। अब चाहे वो कितना ही स्लो मूव करे, लेकिन इधर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं वो तो इधर निकल जाएंगे फटाफट। स्विच ऑन करते ही हमारी लाइट जल जाती है। तो इस तरीके से चार्जेस फ्लो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्लो स्पीड में उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो बहुत स्लो होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से फोर्स लगता है, और क्या होता है, प्रेशर की वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अज्यूम करो कि एक ही लेवल पर दो पानी के टैंक पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, पानी इधर से इधर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम एक का हाइट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पानी इधर से इधर फ्लो कर पाएगा। वो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। प्रेशर डिफरेंस होगा तभी पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ पाएगा। तो इसी तरीके का प्रेशर डिफरेंस हम क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं बैटरी लगाकर। बैटरी से क्या होता है, उसके अंदर केमिकल कुछ एक्शंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जो वो पोटेंशियल होता है बैटरी का उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी को हम बोलते हैं वोल्ट। तो जो वी होगा वो क्या होगा, किसी एक यूनिट चार्ज को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में जितना वर्क करेंगे, जितना वर्क करना पड़ता है, उसको बोलेंगे वोल्ट। तो उसको बोल सकते हैं W/Q। तो V की वैल्यू यहाँ पर होगी W/Q। और जो वोल्ट होता है, V होता है, उसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं हमारे सर्किट के अंदर। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं। यहाँ से अगर हम वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो 1 जूल हम बोल सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। और इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी ले सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलाम इनवर्स। तो चलिए अब हम सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं कि सर्किट के अंदर हम किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। जो सेल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, इस तरीके से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, मतलब ज़्यादा सेल लगे हुए हैं, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच की बात करें, अगर स्विच हमारा ऑफ है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्विच अगर ऑन है तो इसके अंदर हम डॉट लगा देंगे। इसके अलावा वायर का जॉइंट, अगर वायर दोनों एक दूसरे से जॉइंट है तो उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर जॉइंट नहीं है, एक के ऊपर से दूसरा वायर क्रॉस हो रहा है, जॉइंट नहीं है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब की बात करें तो बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से सिंबल का यूज करते हैं। रजिस्टर क्या होता है उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से यूज करेंगे सिंबल का। और अगर हम ऐसे रजिस्टर का यूज करते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको। तो देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अमीटर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किट डायग्राम में इन सब का हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमें पोटेंशियल डिफरेंस और हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर रिलेशन दिखाता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। चलिए समझते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक रजिस्टर अप्लाई करेंगे, रजिस्टर लगाएंगे। हमने वोल्ट मीटर अमीटर सब इस तरीके से अरेंज किया है। जब हम किसी लाइन में कोई कनेक्शन करते हैं, जैसे एमीटर हमने लगाया है एक के बाद एक, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। आगे हम और भी बात करेंगे। और जब हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, जहाँ पर दोनों एंड के ऊपर कनेक्ट करके कोई डिवाइस लगाते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं, तो उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एमीटर और यहाँ वोल्ट मीटर अप्लाई किया। एमीटर हमारा करंट को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर जो है वोल्ट को हमारा मेजर करेगा। तो यहाँ पर हमने इधर देखेंगे आप 4 सेल लगाए हैं, 4 बैटरीज कनेक्ट कर दी है। फिर जब हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ही सेल से इसको पावर देते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसको पावर दी, एक ही सेल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाकी तीनों सेल ऐसे आइडियल पड़े हैं। यहाँ से जो कनेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से कनेक्शन होगा, मतलब बाकी सेल काम नहीं आ रहे, यहीं से पावर यहाँ पर आ रहा है। तो हमने यहाँ से निकाला, हमने देखा कि क्या वैल्यू आई, क्या वी की वैल्यू आई और क्या हमारी आई की वैल्यू आई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरे सेल को भी यूज़ कर लिया, इसको हटा दिया हमने और दूसरे सेल को मतलब दो सेल से पावर दी।
फिर हमने वही v और i की वैल्यू चेक करी, फिर हमने 3 से पावर दी, फिर हमने 4 से पावर दी। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए। पहले हम एक ही सेल से पावर दे रहे थे यहाँ पर, फिर हमने 2 सेल का यूज किया, फिर हमने 3 का, फिर 4 का। तो हमने देखा कि जैसे हम मान लेते हैं i की वैल्यू यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 एमीटर में हमें देखने को मिली। फिर हमने देखा जो v की वैल्यू थी वो रही 0.4, 0.8, 1.2 एंड 1.6। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, सब जगह मिला 0.4। इसका मतलब v अपॉन आई की वैल्यू जो है कांस्टेंट रही। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या बना, इधर हम देखेंगे एमीटर की वैल्यूज, इधर हम देखेंगे वोल्ट मीटर की वैल्यूज। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। इधर हमने देखा 0.4 से स्टार्ट हुआ, 0.8, 1.2 एंड 1.6। जब हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ जिसका जब बनाया तो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। इसका मतलब v अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज कांस्टेंट रही। यहाँ से हमने एक रिलेशनशिप देखा v और i के बीच में, उसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा जो पोटेंशियल डिफरेंस v था वो हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा i के। इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ से हम इसको हटाकर, प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर इक्वल साइन लगाकर एक कांस्टेंट लगा सकते हैं आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हमने देखा एक r आया, r को हमने बोला रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम। ओके, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को आगे और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो R को बता सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो R को हम बोल सकते हैं V मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को हमने नाम दिया यहाँ पर ओम। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम। हमारे अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग जब हम रेजिस्टेंस को वेरी कर पाए तो उसको हम बोलेंगे रियोस्टेट। तो अब हम समझते हैं क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। सबसे पहले हम समझते हैं जब सर्किट के अंदर यहाँ पर हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं, जैसे सोचो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल वायर लगाया, तब हम देखेंगे एमीटर की वैल्यू क्या रहती है। फिर हमने एक छोटा बल्ब लगाया, तब एमीटर की वैल्यू चेंज होती है। फिर हमने बड़ा बल्ब लगाया तो एमीटर की वैल्यू और चेंज होती है। इसका मतलब जब हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जिसके अंदर करंट जो है इजीली फ्लो हो, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब करंट अच्छे से फ्लो होगा, तो एमीटर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब करंट जो है उसमें ज़्यादा होगा। लेकिन हमने बड़ा बल्ब लगा दिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब एमीटर की वैल्यू हमारी कम आएगी। तो ये चीज़ सबसे पहले समझनी है। अब यहाँ समझते हैं फैक्टर्स किस किस के ऊपर जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जैसे सबसे पहले हमने इसके अंदर लगाया एक नॉर्मल वायर। जब हमने नॉर्मल वायर लगाया फिर हमने देखा कि एमीटर की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो नॉर्मल वायर था इसको हटा दिया, और हमने यहाँ पर इसी सेम मटेरियल, जैसे नाइक्रोम का ये वायर अगर माने तो सेम मटेरियल का वायर जिसको थोड़ा लंबा करके इसको लगा दिया, डबल लेंथ कर दी। फिर हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई। मतलब सेम मटेरियल नाइक्रोम का वायर हमने लगाया लेकिन मोटा वायर लगाया। फिर हमने देखा कि पाथ जो है मतलब इजीली फ्लो हो रही इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब अमीटर की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आ गई, रेजिस्टेंस कम हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने एक दूसरा मटेरियल लगा दिया, नाइक्रोम की जगह कोई दूसरा वायर यूज कर दिया। फिर हमने देखा तो फिर से चेंज हुआ अमीटर की वैल्यू, इसका मतलब डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब किस किस पर डिपेंड कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ से देखा जब हम रेजिस्टेंस की बात करें, जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हमने सेम नाइक्रोम वायर यूज किया, हमने लेंथ को डबल कर दिया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब रेजिस्टेंस और जो लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर हमने जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, मतलब मोटा वायर यूज किया, तब हमने देखा कि रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होगा प्रोपोर्शनल होगा L अपॉन ए के। तो यहाँ से इसको हटाकर प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वल साइन लगाएंगे और रो का यूज कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। और जो रो होता है, इसको रो को हम डिनोट कर सकते हैं R A अपॉन L।
और यहाँ से अगर हम देखें इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आर होता है ओम, ए होता है मीटर स्क्वायर, एल होता है मीटर। तो रो की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर। रो को हम ओम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होती है एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जो है कम होती है तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो सकती है। इसी तरीके से इंसुलेटर है कोई, तो इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। अब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो तरीकों के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम सिस्टम बनाएंगे रेजिस्टर्स का और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब हम रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से अप्लाई करते हैं एक लाइन के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस या 3 रजिस्टर लगा दिए R1 R2 R3, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। लेकिन जब हम एक ही एंड से अलग अलग रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से अप्लाई कर दें, अलग अलग रजिस्टर्स को इस तरीके से अप्लाई कर दें और तीनों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज और पैरेलल के बारे में ध्यान रखना है। सीरीज कनेक्शन ऐसा होता है और पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज कनेक्शन का। तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की। सबसे पहले समझेंगे, हमने एक सर्किट बनाया, सर्किट के अंदर हमने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। इस तरीके से हमने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। हमने यहाँ से क्या किया, हमने तीनों रेजिस्टेंस का अलग अलग V की वैल्यू चेक करी। V के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल में वोल्टमीटर लगाएंगे और A की वैल्यू चेक करी, मतलब एमीटर में क्या वैल्यू आ रही है, उसके लिए सीरीज में अलग अलग जगह पर हमने एमीटर लगाया। तो हमने V अलग अलग चेक किया, A अलग अलग चेक किया। उसके बाद हमने टोटल यहाँ पर कंप्लीट का A चेक किया, कंप्लीट का जो हमारा करंट का वैल्यू है वो क्या आया। फिर हमने कंप्लीट का V चेक किया। तो हमने देखा यहाँ से देखा जो V की वैल्यू, V इक्विवेलेंट की वैल्यू, मतलब टोटल जिसका जो अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, वो तीनों के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल आई। और हमने देखा जो I की वैल्यू थी, I की वैल्यू एक के लिए भी सेम, 2 के लिए भी सेम, 3 के लिए भी सेम और तीनों के लिए इक्वल, अगर हम बात करें कंबाइंड के लिए भी सेम आई। इसका मतलब I की वैल्यू सेम रही सब जगह। V की वैल्यू जो थी वो टोटल जो V था उसकी वैल्यू V1 V2 V3 के इक्वल आई। तो यहाँ से अगर हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, तो हम लिख सकते हैं इसको IR, मतलब I जो थी टोटल करंट की वैल्यू और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ से हमने देखा I तो सबके लिए सेम रहा तो I को हम सेम रखेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस सारे अलग अलग है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं IR3। जब हम यहाँ से देखें तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट R की वैल्यू हमारे पास आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो सीरीज कनेक्शन होता है उसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम पैरेलल के अंदर भी बात करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्शन में 3 रेजिस्टेंस लेंगे, तीनों के लिए अलग अलग V की वैल्यू चेक करेंगे, अलग अलग A की वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद हम कंबाइंडली चेक करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर V की वैल्यू सब जगह सेम आई, लेकिन I की वैल्यू चेंज हो गई। मतलब हम बोल सकते हैं I इक्विवेलेंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर रहा। तो यहाँ से अगर हम बात करें ओम्स लॉ अगर अप्लाई करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V अपॉन R, क्योंकि यहाँ पर V की वैल्यू सब जगह सेम आई तो हम V को सेम रखेंगे और R मतलब R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो V कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन के लिए अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा कनेक्शन होता है घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, वो पैरेलल में होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर मान लो एक कंपोनेंट खराब हो गया बीच में, तो आगे फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी, तो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब पैरेलल में अगर कोई एक चीज़ खराब भी होती है तो सारी चीज़ों को बराबर वोल्टेज मिलता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। तो इस वजह से हम घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने फैन चलाया, फैन तो घूम रहा है, साथ में वो गर्म भी हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है जब वो फ्लो करती है तो कोई यूज़फुल काम के अलावा हीट भी जो है
हीट एनवायरनमेंट में डिसिपेट होती है। कभी कभी हमें चाहिए ही हीट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पानी गर्म करना है गीजर से, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कम्प्लीटली हीट में ही कन्वर्ट करना है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसकी बात हम करेंगे। इसके लिए हम समझते हैं, जब हम किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन क्या होता है, वी क्यू। वर्क डन जो होगा इसके लिए वो वी क्यू होगा। और पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। तो टी टाइम पर जो वर्क डन होगा उसको हम पावर बोल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, I से। तो P इज इक्वल टू वी आई यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट की, तो हीट जो होगी वो क्या होगी, जब किसी टाइम के अंदर जो पावर होती है वही हीट में कन्वर्ट होती है। तो H की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, वी आई टी। और अगर हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं और V इज इक्वल टू आई आर लिख दें, तो आई आर आई डबल हो जाएंगे, तो H की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट होता है इसी को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। इसके कई सारे एप्लीकेशंस है, जैसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं। जैसे हमें चाहिए गीजर से गर्म पानी, तो हम क्या करेंगे, हीट हीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अलावा हमारा जो फ्यूज़ वायर होता है वो भी जूल्स हीटिंग पर ही बेस्ड होता है। जैसे मान लो अचानक से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो है बढ़ गया, तो क्या होगा, वायर जल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीच में सीरीज के अंदर एक फ्यूज़ वायर यहाँ पर लगा देते हैं, फ्यूज़ वायर। जिससे क्या होता है, अगर करंट बढ़ जाता है तो ये हीट होके मेल्ट हो जाता है। और आजकल घरों में क्या होता है, फ्यूज वायर की जगह पर एमसीबी का यूज होता है, जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू वी आई। अगर इसके अंदर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो P की वैल्यू यहाँ से बनेगी हमारी आई स्क्वायर आर। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। और यहाँ से I की जगह V अपॉन आर अगर हम रखें तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर। और जो पावर का यूनिट होता है वो वोट होता है। तो 1 वोट के अंदर होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो हमारा जो एक वोट होता है वो बहुत कम होता है, तो उसको हम किलोवाट आर में मेजर करते हैं। तो 1 किलोवाट आर के अंदर कितने जूल रहेंगे, हम बोल सकते हैं 1000 इंटू 3600 जूल। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आर के अंदर इतने जूल एनर्जी रहती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जिसको हमने बिल्कुल शॉर्ट में 1 शॉर्ट वीडियो में समझा है। हम यहाँ पर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स, और लाइव करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं लाइव न्यूमेरिकल्स का आपको सेशन मिले, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।